संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को लेकर बैकफुट पर सरकार। विपक्ष की आपत्ति के बाद सरकार ने नियम में किया बदलाव। सत्र के दौरान अब लिखित सवाल पूछ सकेंगे सांसद। सीमा पर तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे 2 दिन के दौरे पर पहुंचे लद्दाख। एलएसी पर सेना की तैयारियों और हालात की समीक्षा। लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 सितंबर को करेगा सुनवाई। कोर्ट ने कहा, जिन ग्राहकों के खाते 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं हुए, केस निपटने तक उन पर ना हो कार्रवाई। सरकार ने कहा, ब्याज में नहीं दे सकते छूट। कांग्रेस की चिट्ठी पर फेसबुक का जवाब। कहा, पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं काम। नफरत और कट्टरता की फेसबुक पर कोई जगह नहीं। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने लिखी थी चिट्ठी। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में वकील विकास सिंह का बयान। कहा, परिवार मानता है कि ये खुदकुशी नहीं हत्या है। बोले, मुंबई पुलिस ने हमें नहीं दी स्टेटमेंट की कॉपी। रिपोर्ट की भाषा को भी लेकर भी उठाए सवाल। संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई है। विपक्ष की घोर आपत्ति जताए जाने के बाद अब सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे, जिसका जवाब लिखित में ही मिलेगा। इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सांसदों को ये बताया जाता है कि इस बार राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा। ऐसे में सभी सदस्य अपने सवाल पहले दे सकते हैं, जिनका लिखित जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच इस बार संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो बिना किसी अवकाश के 1 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। इस बार दोनों सदन अलग अलग शिफ्ट में चलेंगे ताकि नियमों का पालन हो सके, लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल निरस्त होने की वजह से विपक्ष सरकार पर आग बबूला है था। इससे पहले सरकार ने कहा था कि मॉनसून सत्र में ना तो प्रश्नकाल होगा और ना ही गैर सरकारी विधायक लाए जा सकेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया था। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे। संसद को खारिज करना चाहते हैं। सवालों को, क्वेश्चन आवर को खारिज करने का मोदी सरकार का निर्णय सरकार की तानाशाही और कुत्सित षड्यंत्र का ज्वलंत सबूत है। क्या कारण है? अगर संसद बैठ सकती है तो मंत्री खड़े होकर स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब और सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब नहीं दे सकते। क्या इसका कोई लॉजिक हो सकता है? क्या सवाल पूछना संसद का समय नष्ट करना है? क्या मोदी सरकार संसद पर तालाबंदी करना चाहती है? पार्लियामेंट इसलिए बनाई गई कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर का हिस्सा है, वो सरकार को देश की जनता के सामने अकाउंटेबल बनाए। अब सरकार जो है ये अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म कर रही है, देश की जनता के सामने जवाबदेही को अपनी ख़त्म कर रही है हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, और सिर्फ अपने ऑर्डिनेंस को लाएगी। तो ये तो पहले थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसीलिए मैंने आज स्पीकर जनाब ओम बिरला साहब को लेटर भी लिखा। When the members of parliament, cutting across political lines, take up the issues of public importance, issues of national importance, otherwise members will not have the participation as it is expected. So it is right of the members. Question hour is right of the members, and 0 hour mentions is right of the members, and private members resolutions or bills right of the members.
अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया। जीडीपी में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने पूछा है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से गिरती अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि लोगों को लगता है कि अब भगवान पर मुकदमा चलेगा। मोदी सरकार शासन का अधिकार खो चुकी है। उन्होंने कहा कि देश आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। देश में आर्थिक अराजकता है। देश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला गया है। कांग्रेस ने कहा कि हर तरफ अविश्वास का माहौल है। महंगाई से आम जनता बुरी तरह से त्रस्त है। देश को भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया है? और अब तो भगवान पर भी इल्जाम लगा रही हैं वित्त मंत्री कि इस सारी बात के लिए मोदी सरकार नहीं, भगवान जिम्मेवार है। लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये भगवान को कटघरे में खड़ा करके मुकदमा चलाएंगे। ऐसे में एक मेजर फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सर्जरी की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इस काबिल ना रहें कि वो देश को आर्थिक बर्बादी से बचा पाएं, तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? केंद्र सरकार ने कोरोना के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-जुलाई में केंद्र का कुल खर्च करीब 1,07,000 करोड़ रुपए या करीब 11.3% बढ़ा। पिछले साल अप्रैल-जुलाई में खर्च 9,47,000 करोड़ रुपए था, जो इस साल 10,54,000 करोड़ रुपए रहा। खर्च का ज्यादातर हिस्सा वेतन और दूसरी नियमित चीजों पर खर्च हुआ। जीडीपी में रिकॉर्ड गिरावट को देखते हुए आरबीआई समेत विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को और खर्च पर जोर देने की जरूरत है। अब तक सरकार ने आपूर्ति पक्ष पर ध्यान दिया है, लेकिन अब मांग को प्रोत्साहित करने के लिए एक बूस्टर खुराक की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के खर्च के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर फंड का इंतजाम किया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सरकार में टॉप लेवल के नीति सलाहकार ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि लॉकडाउन के शुरुआती चरणों के दौरान गरीबों की आय बढ़ाना प्राथमिक कदम था, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ सरकार को इसे पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर खर्च करने की जरूरत है। बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ युवाओं का हल्ला बोल जारी है। आज एक बार फिर युवाओं ने पीएम मोदी रोजगार दो के हैशटैग के साथ एक अभियान चलाया है। देखते देखते आज भी ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है और हैशटैग पीएम मोदी रोजगार दो पहले पायदान पर पहुंच गया है। मंगलवार को भी बेरोजगार युवाओं ने एसएससी और रेलवे के रिजल्ट को जारी करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। हाल ये हो गया था कि देखते देखते स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेंड कर रहा था।
45 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट का इस्तेमाल किया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि देर शाम एसएससी को कैलेंडर जारी करना पड़ा था और आज एक बार फिर युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर अभियान चलाया है, जिसका हैशटैग पीएम मोदी रोजगार दो है। आपको यहाँ बता दें कि जब पीएम मोदी पहली बार सत्ता में आए थे तो करोड़ों युवाओं से नौकरी का वादा किया था, लेकिन नौकरियों की जगह छंटनी शुरू हो गई थी। अब कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी के खिलाफ युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत के रणनीतिक और साझेदारी फोरम के तीसरे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी का संबोधन रात 9 बजे होगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना संबोधन कर देखेंगे। इस संबोधन में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने में भारत की काबिलियत, भारत के गैस बाजार में अवसर पर बात होगी। साथ ही भारत में एफडीआई आकर्षित करने के लिए कारोबार करने में आसानी जैसे कई विषयों को भी शामिल किया गया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में साझा अवसर और चुनौतियां, हिंद प्रशांत के आर्थिक मुद्दे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इनोवेशन भी उन प्रमुख मुद्दों में शामिल है जिन पर चर्चा की जा सकती है। USISPF के अध्यक्ष मुकेश अघी के मुताबिक ये एक विन विन पार्टनरशिप है जो भौगोलिक, राजनीतिक, व्यापार, सांस्कृतिक, कूटनीतिक और वैज्ञानिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। बिहार में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के एनडीए में शामिल होने के जीतन राम मांझी के फैसले के खिलाफ पार्टी में बगावत हो गई है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने अपने समर्थकों के साथ बगावत कर दी है। बागी नेताओं ने जीतन राम मांझी पर सांप्रदायिक गठबंधन से सांठगांठ करने का आरोप लगाया है। बागी नेताओं का कहना है कि बीजेपी गठबंधन में जाने का मांझी का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। बागी नेताओं का कहना है कि वो सेक्युलर गठबंधन के साथ जाएंगे। माननीय जीतन राम मांझी जी का एनडीए में जाने का जो फैसला है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चूँकि कल तक सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत करते रहे हैं और आज वैसे गठबंधन में चले गए हैं जो हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते रहा है, आरोप उसको बिगाड़ने का लगते रहे हैं और जो सामाजिक न्याय की विरोधी शक्तियां उसके साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। हम इस फैसला के विरोध में हैं। करीब करीब संगठन के आधे लोग हमारे साथ में हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों से टेलीफोन आ रहा है, आना शुरू हो गया है। हम आपके साथ हैं और आने वाले दिनों में हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जो सभी की राय होगी हम लोग उस गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दल संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। एलजेपी ने संगठन में फेरबदल करते हुए अपने कई जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। एलजेपी ने संगठन को विस्तार देते हुए कई पुराने जिला अध्यक्षों को हटाकर उनकी जगह नई नियुक्तियां की हैं। हटाए गए सभी जिला अध्यक्षों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी गई है। बता दें कि बिहार चुनाव को देखते हुए सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली होनी है, वहीं कांग्रेस भी 7 सितंबर से ही वर्चुअल रैलियां करेगी। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए पटना में गेस्ट फैकल्टीज पर पुलिस का लाठीचार्ज। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-storied library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की,
हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अयोध्या में विकास के नाम पर किसानों की जमीन के अधिग्रहण में बरते जा रहे भेदभाव को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या में किसानों से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने बाराबंकी से आगे नहीं बढ़ने दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अजय कुमार लल्लू ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन कांग्रेस किसानों की आवाज़ दबने नहीं देगी, चाहे लाठी खानी पड़े या जेल जाना पड़े। दरअसल अजय कुमार लल्लू अयोध्या में एयरपोर्ट और हाईवे के काम के लिए सरकार की तरफ से किसानों की भूमि अधिग्रहण में हो रहे भेदभाव से नाराज़ हैं और इसी वजह से वो अयोध्या किसानों से मिलने जा रहे हैं। जैसे ही अजय कुमार लल्लू चौपूला चौराहे पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया और हिरासत में ले लिया। हम किसानों से मिलने जा रहे थे, उनसे बात करने जा रहे थे, उनकी समस्या सुनने जा रहे थे और यह जानना चाहते थे कि आखिर शासन ने, सरकार ने कौन सा पैमाना अपनाया है। अगर 70 लाख रुपए बीघा की जमीन दूसरे को दिया जा रहा है, दूसरे गांव को, तो उन लोगों को भी 70 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और 10 से 12 लाख रुपए भूमि जो लोगों का हाईवे के लिए लिया जा रहा है, वो उनके साथ धोखा किया जा रहा है। 10 लाख रुपए से भी अधिक में वहाँ जमीन का आज के डेट में बिक्री है। पूरी तरह भूमि अधिग्रहण कानून जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, ये सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। लेकिन यहाँ तो दमन की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। पटना समेत पूरे बिहार के कई विश्वविद्यालयों में काम कर रहे गेस्ट टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर पटना में गेस्ट फैकल्टी ने JDU ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। JDU कार्यालय के पास पुलिस बल पहले से ही मौजूद था, इसीलिए जल्द ही प्रदर्शनकारियों को शांत करवा दिया गया। लेकिन चुनाव के पहले JDU ऑफिस पर गेस्ट फैकल्टी के इस प्रदर्शन से सियासी हड़कंप मच गया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सत्तारूढ़ दल को बताने आए हैं कि आपके पार्टी का मुखिया है, आपके पार्टी का मुख्यमंत्री है, हमारी बातों को इग्नोर किया जाता है। हम लगातार पत्र के माध्यम से, लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं सुना जा रहा है। तो सत्तारूढ़ दल के कार्यालय में पहुंच के अपनी बात को पहुंचाने आए हैं। पटना पुलिस ने गेस्ट फैकल्टीज को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। कई शिक्षकों को गंभीर चोट आई है। मामला सचिवालय थाना इलाके के इको पार्क का है, जहां अपनी सेवा को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से हटाकर नियमित करने की मांग कर रहे शिक्षकों को इको पार्क के पास पटना पुलिस ने पीटा है। ये शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, तभी इको पार्क के पास पटना पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शन कर रहे गेस्ट फैकल्टीज CM हाउस की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। तब प्रशासन ने उनके खिलाफ बल प्रयोग शुरू कर दिया और लाठीचार्ज कर उनकी पिटाई कर दी। तुम्हारी यूज एंड थ्रो की नीति नहीं चलेगी। हम लोग 4 साल से 2 साल से
तुम हम लोग को नहीं हटा सकते हो। हमारी मांग यही है कि नियमितीकरण करो। पटना में एआईएसएफ छात्र संगठन ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। छात्रों का ये प्रदर्शन निजीकरण और कोरोना काल में परीक्षा लिए जाने के विरोध में था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि जानलेवा कोरोना महामारी के समय सरकार नीट जेईई की परीक्षा लेने पर उतारू है। ऐसे में किसी छात्र की जान गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार से कहना चाहते हैं कि निजीकरण हो या महामारी, दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही जानलेवा है। महामारी से कुछ लोगों की जान जाएगी, निजीकरण से कई सारे परिवार गुजर जाएंगे। रेलवे जो कर्मी हैं उनके परिवार के संकट में हैं। हमारे सामने जो पुलिसकर्मी सामने खड़े हैं इनके परिवारों पर संकट आने वाला है। पूरे देश की बेचने की तैयारी में जो सरकार जुटी हुई है उसके खिलाफ हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर में तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली एमसीडी में शासन कर रही बीजेपी पर निशाना साधा है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि भलसवा लैंडस्लाइड पर हर महीने 5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 1 इंच कूड़े का ढेर कम नहीं कर सकी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई हादसा होता है तो बीजेपी इसकी जिम्मेदार होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण पिछले 15 साल से ये लैंडफिल साइट तैयार किया, ये कूड़े का पहाड़ तैयार किया, और जब इनसे कोई कुछ पूछता है तो या तो झूठ बोलते हैं या तो कहते हैं कि हम इसे सियोल बना देंगे। कोरिया की राजधानी है सियोल, कहते हैं हम इसको सियोल बनाएंगे। पिछले 15 साल से पता नहीं क्या सियोल बना रहे हैं, और हर महीने 5 करोड़ रुपए, हर महीने 5 करोड़ रुपए सिर्फ एक लैंडफिल साइट पे भारतीय जनता पार्टी के नेता खा जा रहे हैं। कुछ नहीं पता चल रहा कि ये सारा का सारा पैसा कहां चला गया। बालाघाट और मंडला में गरीबों को घटिया चावल बांटने के मामले के बाद शिवराज सरकार सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ईओडब्ल्यू को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सीएम का कहना है कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मामले में जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए चुनाव आयोग को हमने बहुत से सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा है कि ये जो कोविड-19 के मरीज हैं जो पॉजिटिव हैं या संदेहास्पद हैं उनके बारे में। मध्य प्रदेश के कोलार के खेड़ा में युवक की मौत के मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने थाना प्रभारी को आवेदन दिया है और इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोलार इलाके में पॉश कॉलोनी पैलेस ऑर्चर्ड की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हो गई थी। इसी मामले में दिग्विजय सिंह ने लापरवाह बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर थाना प्रभारी के पास आवेदन लेकर पहुंचे। मैं नितिन अग्रवाल और की राजू का जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी आपको दूंगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो उसकी भी है। जब दीवार बनी थी, बिल्डिंग बनी तो उसकी भी आती है, तो आप उस पर भी उसका एफआईआर उसके ऊपर दर्ज करिए। बैतूल के भीमपुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना दम तोड़ती दिख रही है। यहां हजारों एटीएम कार्ड नदी में बहाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भीमपुर से सटी एक पहाड़ी नदी में एटीएम कार्डों से भरी बोरियां दिखने के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बोरियों में भरे एटीएम कार्ड बहते पानी से बाहर निकाले तो ये सभी कार्ड भीमपुर के सेंट्रल बैंक ब्रांच के निकले। लेकिन घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद ना तो बैंक प्रबंधन इस मामले में कुछ कहने को तैयार है और ना ही पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने की बात कही। उल्टा पुलिस ने लावारिस हालात में मिले एटीएम भी बैंक प्रबंधन को वापस सौंप दिए हैं। एटीएम कार्ड नहीं है? हाँ सर, वो पासबुक है। एटीएम क्यों नहीं बना? अब क्या सर, उतना लेन देन अपने नहीं करना पड़ता ना, क्या से क्या। अच्छा, जानकारी है आपको?
एटीएम कैसे बनता है? नहीं सर, नहीं। बैंक वालों ने नहीं बताया कभी? तो सर वहाँ बैंक नहीं है ना चांदी। बहुत दिक्कत होती, लाइन लगना पड़ता, नहीं तो नंबर नहीं लगे, टाइम हो गए तो घर जाओ, फिर दूसरे दिन आओ, दिन टूटता है। जन धन योजना के तहत जो खाते खुले हुए थे ग्रामीण जनों के, उनको ये एटीएम उनको वितरण करना था, और जिन एजेंटों के द्वारा ये वितरण होना था शायद उन लोगों ने नहीं किए हैं, और उनका इस तरह से उनने नष्टीकरण की कार्रवाई की है। इसकी जांच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। यदि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी व्यक्ति ने एटीएम कार्ड नदी में बहा दिए हैं, तो वहाँ से एक बोरी लगभग 500 कुछ कार्ड बरामद हुए हैं। तो उस संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भीमपुर शाखा से भी बात की है, उनको पत्राचार भी किया है कि उक्त कार्डों के संबंध में जानकारी दें, पूरी डिटेल बताएं कि उसमें वो किनको जारी हुए थे और कब जारी किए गए थे, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसको दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।